हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 11। इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 10 पार्ट्स कवर कर चुका हूं, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक 10 पार्ट्स को नहीं कवर किया है वो लोग चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर प्रेस करने के बाद आप लोग उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। सीक्वेंस वाइज आप लोग उन वीडियोस को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इस 11 पार्ट को कवर करें, ठीक है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस 10 पार्ट्स को कवर किया है वो लोग आज के इस वीडियो के अंदर हेडिंग डालेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि सेल सिग्नलिंग के पार्ट 11 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे का पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे को समझने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वेजोडाइलेशन क्या होता है, यानी किसी भी ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन क्या होता है, या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, या ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमें समझना पड़ता है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में, क्योंकि इस पाथवे के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है कैसे ये ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन कराता है। इसी प्रक्रिया को, इसी पाथवे को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस पाथवे को समझने से पहले सारे बेसिक पॉइंट कवर करने बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वीडियो के अंदर हम इसके पूरे पाथवे का जो मैकेनिज्म है, डायग्राम है, वो सब हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में। आइए स्टूडेंट समझते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है ताकि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, हमारी जो बॉडी के अदर पार्ट्स है उन तक पहुंच पाए। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती हैं कैपिलरीज। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से इसको कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। दूसरे नंबर पर जो ब्लड वेसल्स आती है वो है वेन्स। वेन्स जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं और उसको हार्ट की तरफ ले जाती है, टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, यानी हार्ट की तरफ उसको ले जाती है ताकि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके। इसके बाद जो तीसरी ब्लड वेसल्स होती हैं वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और उनका काम होता है कि वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। इतनी बात हमको पता चल गई है ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर आप लोग इसकी ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, यानी अगर हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ब्लड वेसल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो सेंटर में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये है ल्यूमन। ये हमारी ब्लड वेसल्स का ल्यूमन होता है, इसी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, इसी के थ्रू जो है ब्लड पास होता है। अब इस ल्यूमन की सबसे क्लोज में जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। इस लेयर के अंदर एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो ध्यान रखें जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद जो मिडल में यानी बीच में जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अंदर की तरफ जो सबसे ल्यूमन के क्लोज में जो लेयर है वो है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। दूसरे नंबर पे जो बीच में जो मिडल लेयर है ये है ट्यूनिका मीडिया। ये जो है स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। दूसरी जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है। हमें इन दोनों से मतलब है। आउटर लेयर को आप लोग स्किप कर दीजिए, थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि इस पाथवे के अंदर जो इन्वॉल्व होने वाली 2 सेल्स है वो है एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर को थोड़ा और भी डीपली अंडरस्टैंड करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो इस डायग्राम में भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है, ठीक है, ल्यूमन के जो सबसे क्लोज में लेयर होती है वो है ट्यूनिका इंटरना। ये जो है एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। दूसरे नंबर पे जो मिडल लेयर होती है वो है ट्यूनिका मीडिया। ये जो है स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है। यानी कि मैं सिंपली, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एंडोथीलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहती हैं, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। और बाहर जो लेयर है वो आउटर लेयर है ब्लड वेसल्स की। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई है।
अब ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हमें ब्लड वेसल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट समझना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। वो है ब्लड वेसल्स का डायमीटर। ये जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप लोग ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इसका डायमीटर आप लोग देखेंगे तो काफी वाइड है, चौड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग इस ब्लड वेसल्स को देखेंगे तो इसका डायमीटर काफी नैरो है, यानी कि छोटा है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, अगर हृदय से यानी कि हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है, अगर वो इस तरह की वेसल्स में यानी कि जो थोड़ी चौड़ी वेसल्स है, अगर उसके अंदर जाएगा तो वो आसानी से फ्लो करेगा उसके अंदर ब्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह की वेसल्स में जाएगा तो इसके वाल पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अगर उतनी ही वॉल्यूम का ब्लड आकर के इस वेसल्स में, इस ब्लड वेसल्स में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, अगर वो इसमें फ्लो करेगा तो इसकी वाल पर प्रेशर पड़ेगा, उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का अगर डायमीटर छोटा पड़ जाए, ठीक है, नैरो हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसकी वाल पर जो प्रेशर पड़ता है वही होता है ब्लड प्रेशर। तो स्टूडेंट यदि हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लड वेसल्स है इसकी डायमीटर को थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा वाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इस पर प्रेशर कम पड़े, इसकी वाल पर प्रेशर कम पड़े। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वेसोडाइलेशन। किसी भी ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेशन क्या होता है स्टूडेंट, उस वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करना या उसकी चौड़ाई को बढ़ा देना, या फिर हम उसे कहें उसे रिलैक्स कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको वेसोडाइलेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, कि यानी कि किसी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उस पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, उसकी वाल पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर को अगर हमें कम करना है तो इसके डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसी डायमीटर के इंक्रीज करने की जो प्रक्रिया है, इसकी चौड़ाई को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है वेसोडाइलेशन, ठीक है। और वेसोडाइलेशन कौन कराता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इस पाथवे के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद से कैसे हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोडाइलेशन कराते हैं। तो इस पाथवे को मैं ये भी कह सकता हूं, हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन वेसोडाइलेशन, यानी ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये वेसोडाइलेशन की प्रक्रिया में कैसे इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेसोडाइलेशन तो आप लोग समझ गए आसानी से। ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, तो वेसोडाइलेशन का जो अपोजिट होता है उसे कहा जाता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के केस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसका डायमीटर कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और वेसोडाइलेशन में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट वेसोडाइलेशन में और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है। अब चूंकि स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोडाइलेशन कराता है, तो हमें इसकी नेचर के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में, ताकि हम लोग इस पाथवे के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ पाए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में आप लोग नंबर फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल गैस होती है, यानी ये गैस जो है बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यानी बहुत ही कम समय है इसके पास अपनी रिएक्शन को करने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए इसके पास बहुत ही कम समय रहता है, लगभग 2 सेकेंड से 30 सेकेंड तक या 25 सेकेंड तक होता है। वेरी शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। अगर मैं मैक्सिमम 30 सेकेंड मान रहा हूं, उस 30 सेकेंड के बीच में इसे अपने टारगेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाया तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये काम का नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है और इसकी लाइफ जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। दूसरे नंबर पे ये एक पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल है। पैराक्राइन क्यों बोल रहे हैं, सेल सिग्नलिंग के पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है। यानी जब सिग्नलिंग इस प्रकार से हो, कोई सेल है वो अपनी नेबर वाले यानी अपनी पड़ोसी कोशिका को सिग्नल देती है, तो उसको कहा जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि अपने पास की जो कोशिकाएं हैं, जो नेबरिंग सेल्स है या सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, उसी को अपना इफेक्ट शो करता है। एक और पॉइंट नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में इस लाइन में मैंने मेंशन किया है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एक एंडोजीनस मॉलिक्यूल होता है। एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसे जो कोशिका है वो खुद से ही प्रोड्यूस करती है, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं कि ये एक एंडोजीनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाता, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एक्सटर्नल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे गार्लिक, लहसुन होता है, या जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है,
तो अगर आप लोग एक्सटर्नल सोर्स से इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एक्सोजीनस। लेकिन यहाँ पर कोशिका खुद से ही नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए मैंने से कहा एंडोजीनस सिग्नल मॉलिक्यूल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। जितने भी संत महात्मा लोग होते हैं वो लोग लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो आसानी से बहुत ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। तो मेल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो पेनिस होता है स्टूडेंट, अगर हम उसका वेजोडाइलेशन कराएं, यानी कि उसकी जो वेसल्स है उसके अंदर अगर ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो इससे उसमें इरेक्शन ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा तनाव होगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट जितने भी लोग लहसुन खाते हैं उनका सेक्स पावर बढ़ जाता है, क्योंकि लहसुन में मौजूद जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो वेजोडाइलेशन कराता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो कर सके पेनिस के अंदर। तो इस पाथवे के अंदर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। काफ़ी लोग आज के समय में, जो काफ़ी सारे मेल जो पुरुष होते हैं वो वियाग्रा गोली बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उस वियाग्रा गोली का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, वो सारी चीज़ें मैं इस पाथवे के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको हम इनहिबिटर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट पर। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इट कैन इजिली डिफ्यूज इन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एक लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। अब हमें पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है अगर ये लिपोफिलिक है तो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, आसानी से उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इट कैन इजिली डिफ्यूज इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी इसका नेचर है, यानी कि लिपोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत कम लाइफ होती है। जैसे ही ये प्रोड्यूस हो गया एक सेल के द्वारा, अगर ये 30 सेकेंड या 25 सेकेंड के अंदर अपने टारगेट सेल तक नहीं पहुंचा तो इसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। या आप लोग इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये इनएक्टिवेट या डेड हो जाता है, ये अपना इफेक्ट बाद में शो नहीं कर पाएगा। 4th पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो कोल्ड ईडीआरएफ, इसे हम ईडीआरएफ भी कहते हैं, यानी ये जो है एंडोथीलियम डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर होता है। ईडीआरएफ स्टूडेंट एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं या उसका वेजोडाइलेशन कराते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी कराता है, इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ईडीआरएफ कहा जाता है। यानी ईडीआरएफ एक ऐसे फैक्टर है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स है उसको रिलैक्स करने का या उसको वेजोडाइलेशन करने का काम करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं वेयर नाइट्रिक ऑक्साइड आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो एक तो होता है हमारा लीवर के अंदर होता है, दूसरा होता है हमारी इम्यून सेल्स और तीसरी है एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाली एंडोथीलियल सेल्स के अंदर इसका संश्लेषण होता है या सिंथेसिस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ इट इज सिंथेसाइज। ये क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। इसका काम क्या होता है, ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स को एज ए प्रिकर्सर यूज करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। तो ध्यान रखें नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में किसकी वजह से बनता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड को प्रिकर्सर की तरह यूज करता है, ठीक है, और बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नाइट्रिक ऑक्साइड जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हम इसमें बेसिकली क्या देखने वाले हैं। इस पाथवे के अंदर हमारा टारगेट क्या है कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जीपीसीआर पाथवे का यूज करके हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर वेजोडाइलेशन कराता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के जो डायामीटर है उसको कैसे चौड़ा करता है या हम कह सकते हैं उसको कैसे रिलैक्स करता है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग पार्ट 12 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे का पार्ट 2, जिसके अंदर हम इसके कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इनहिबिटर के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।